दिल्ली की सर्द शाम थी। भीड़ भाड़ से भरी कॉफी शॉप में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं एक कोने में बैठा आदित्य अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर झुका हुआ था। बिजनेस प्रोजेक्ट्स में उलझा ये लड़का बहुत कम ही लोगों से बात करता था। उसी वक्त दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ रूपसी अंदर आई। साफ सफेद ड्रेस, खुले बाल और हाथों में किताब। उसकी मुस्कान ने कॉफी शॉप का माहौल बदल दिया। आदित्य की नजर जैसे उस पर ठहर गई। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रहा था। रूपसी सीधा उसी टेबल की ओर बढ़ी और बिना सोचे उस पर बैठ गई। माफ कीजिए, सारी टेबल्स भरी है, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसकी आवाज में मिठास और मासूमियत थी। आदित्य हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जी, क्यों नहीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर बातचीत शुरू हुई। पहले किताबों पर, फिर संगीत पर और फिर जिंदगी पर। दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि घंटे बीत चुके हैं। जब रूपसी उठने लगी तो आदित्य ने कहा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? रूपसी हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखते हैं, अगर किस्मत ने चाहा तो। और वो भीड़ में खो गई। आदित्य की आंखें उसी दरवाजे पर टिकी रह गई, जैसे उसकी जिंदगी का कोई अधूरा पन्ना खुला हो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रूपसी से ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाली है। आदित्य उस रात सो ही नहीं पाया। रूपसी की मुस्कान, उसकी बातें और वो आखिरी लाइन, देखते हैं अगर किस्मत ने चाहा तो, बस उसी के दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन फिर वही कॉफी शॉप में आदित्य की आंखें दरवाजे पर टिक गई थी। वो बार बार घड़ी देखता और हर बार निराश हो जाता। लेकिन ठीक शाम 6 बजे दरवाजा खुला और रूपसी फिर सामने थी। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, मैं सोच रहा था शायद तुम नहीं आओगी। रूपसी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था ना, किस्मत ने चाहा तो मिलेंगे। दोनों फिर उसी टेबल पर बैठे। इस बार बातें और गहरी हुई। आदित्य को लगा जैसे वो रूपसी को बरसों से जानता हो। लेकिन बीच बीच में रूपसी की आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक जाती थी। आदित्य पूछना चाहता, लेकिन हर बार रुक जाता। जब रात गहराने लगी तो रूपसी उठी और बोली, आदित्य, अगर हम रोज मिले तो शायद तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन ध्यान रखना, मैं वैसी नहीं हूं जैसी दिखती हूं। ये कहकर वो धीरे से चली गई। आदित्य वहीं बैठा रह गया, उलझन में। दिल उसे कह रहा था, ये लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, पर दिमाग सवाल कर रहा था, आखिर वो छुपा क्या रही है? आदित्य अब हर रोज उसी कॉफी शॉप में जाने लगा। वो जानता था रूपसी जरूर आएगी, और सच में अगले कुछ दिनों तक वो आती रही। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। हंसी मजाक, तकरार, छोटे छोटे राज, सब शेयर होने लगे। लेकिन फिर भी रूपसी हर बार विदा लेते समय कुछ रहस्यमयी शब्द छोड़ जाती थी। एक दिन आदित्य ने हिम्मत कर ही ली। वो बोला, रूपसी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुम मिलती हो, मुस्कुराती हो, लेकिन फिर अचानक बहुत गहरी हो जाती हो। क्या राज है तुम्हारे दिल में? रूपसी की आंखें नम हो गईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, आदित्य, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे आजमाओ मत, जो भी हो बताओ। रूपसी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं शादीशुदा हूं। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। कॉफी कप हाथ से गिर पड़ा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। रूपसी ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं वैसी नहीं हूं जैसी दिखती हूं। आदित्य का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सवाल थे। अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर ये सब, हमारे बीच ये रिश्ता क्यों? रूपसी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं हूं। आदित्य के दिल में तूफान था। रूपसी के शब्द गूंज रहे थे, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं हूं। उसने गहरी सांस ली और बोला, रूपसी, अगर वो नहीं रहे तो फिर तुम्हें कौन रोक रहा है? किससे बंधी हो तुम? रूपसी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बंधन सिर्फ शरीर का नहीं होता आदित्य, कभी कभी आत्मा भी कैद हो जाती है।
आदित्य उलझ गया। मैं समझा नहीं। रूपसी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। और उस साजिश का सच अगर सामने आया तो मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आदित्य चौंक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस मासूम दिखने वाली लड़की की जिंदगी इतनी अंधेरी हो सकती है। वो धीरे से बोला, रूपसी, तुम अकेली मत झेलो ये सब। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रूपसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की चमक थी, लेकिन अगले ही पल वो कांपते हुए बोली, नहीं आदित्य, तुम नहीं जानते। जो लोग मेरे पति की मौत के जिम्मेदार हैं वो बहुत ताकतवर है। उनसे लड़ना आसान नहीं है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम सच्चाई बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रूपसी चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसने आदित्य के सीने से लगकर रोने की हिम्मत की। पर उसे ये नहीं पता था कि जिस कॉफी शॉप में वो दोनों बैठे थे, उसी के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी और उसमें बैठा कोई शख्स उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कॉफी शॉप से निकलने के बाद रूपसी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि वो बेहद डरी हुई है। उसने पूछा, रूपसी, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? रूपसी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, हाँ, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। जिस दिन से मेरे पति की मौत हुई है, मुझे लगता है कोई हमेशा मेरे आसपास मंडरा रहा है। आदित्य के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ गए। कौन है वो लोग? आखिर उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रूपसी रुकी। उसने सीधी नजरें मिलाकर कहा, मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास ऐसे राज थे जो अगर सामने आ जाते तो कई बड़े लोगों की नींव हिल जाती। उनकी मौत उन राजों को छुपाने के लिए हुई। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, मतलब ये सिर्फ तुम्हारी निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। रूपसी ने सिर झुका लिया, और इसीलिए मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती। तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खतरनाक हैं। तभी अचानक पीछे से तेज गाड़ी का हॉर्न बजा। एक काली एसयूवी उनके बिल्कुल पास आकर रुकी। खिड़की के शीशे धीरे से नीचे गिरे। अंदर से एक सख्त आवाज आई, रूपसी जी, आपको तो समझाया था, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना आपके लिए अच्छा नहीं है। रूपसी का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य ने गुस्से से उस गाड़ी की तरफ देखा और बोला, ये कौन लोग हैं? लेकिन रूपसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, आदित्य, प्लीज अभी कुछ मत कहना, चलो यहां से। दोनों जल्दी से वहां से निकल गए, पर आदित्य के दिल में अब और भी सवालों की आंधी उठ चुकी थी। वो जानता था रूपसी जिनसे डर रही है, असल में अब वही उसके सामने आने वाले हैं। उस रात आदित्य करवटें बदलता रहा। रूपसी की आंखों में जो डर उसने देखा था, वो उसकी नींदें छीन रहा था। वो अब साफ समझ चुका था, ये सिर्फ एक इश्क की कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल है। अगले दिन आदित्य ने रूपसी को फोन किया, हमें मिलना होगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ देर चुप रहने के बाद रूपसी ने कहा, ठीक है, शाम को पुरानी कले वाली झील के पास मिलना, वहां कोई हमें नहीं देखेगा। शाम होते ही दोनों झील किनारे मिले। हवा ठंडी थी, माहौल शांत, लेकिन दोनों के दिल में तूफान। आदित्य ने धीरे से पूछा, रूपसी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पति की मौत का राज तुम्हारे पास है? रूपसी की आंखें भर आईं। उसने कांपते होठों से कहा, हाँ, मेरे पास वो सबूत है जिनसे साबित हो जाएगा कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। आदित्य हैरान रह गया। और वो सबूत कहाँ है? रूपसी ने नजरें झुका लीं। वो मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे पता है कहाँ छुपे हैं। इसीलिए वो लोग मुझे हमेशा निगाह में रखते हैं। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। रूपसी, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर हाल में। रूपसी उसकी आंखों में देखती रही। उस पल में डर और मोहब्बत दोनों मिलकर बह निकले। उसने धीरे से कहा, आदित्य, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना है तो तुम्हें हर पल मौत का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो?
आदित्य ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे लिए मौत से भी बड़ा डर है। दोनों की आंखें भीग गईं। लेकिन तभी झील किनारे झाड़ियों में हलचल हुई। किसी का कैमरा फ्लैश चमका और दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा था। और अब ये राज सिर्फ उनका नहीं रहा। झील किनारे कैमरा फ्लैश देखकर आदित्य तेजी से झाड़ियों की तरफ दौड़ा। लेकिन जब तक वो पहुंचा, वहां सिर्फ टूटी टहनियां और पैरों के निशान थे। वो शख्स हवा में गायब हो चुका था। रूपसी का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य, अब वो लोग जान गए हैं कि तुम मेरे साथ हो। इसका मतलब है अब तुम भी उनके निशाने पर हो। आदित्य ने गहरी सांस ली। तो फिर अब छुपने से कुछ नहीं होगा, हमें सामने से खेलना होगा। उस रात आदित्य अपने घर लौटा तो दरवाजे पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें उनकी और रूपसी की झील किनारे खींची गई तस्वीरें थीं और नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। आदित्य का खून खौल उठा। उसने तुरंत रूपसी को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। घबराहट में वो उसके घर की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था, घर बिखरा पड़ा था और मेज पर एक नोट रखा था, अगर रूपसी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने कारखाने में अकेले आना। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रूपसी का कहीं नामो निशान नहीं था। अब पहली बार आदित्य को एहसास हुआ ये मामला सिर्फ इश्क या डर का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। उसने मुट्ठियां भींच ली और बुदबुदाया, रूपसी, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें छुड़ाकर ही दम लूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कारखाने में वो कल रात जाएगा, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। रात के 12 बजते ही आदित्य पुराने कारखाने के सामने पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंधेरे में फैली सिहरन। उसके कदमों की आवाज भी उसे डराने लगी थी। लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम था, रूपसी। अंदर घुसते ही अचानक लाइटें जल उठीं और आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने रूपसी बंधी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आदित्य चीखा, रूपसी! लेकिन तभी चारों ओर से नकाबपोश लोग निकल आए। हथियार उनके हाथों में चमक रहे थे। उनमें से एक ने कहा, कितना समझाया था, दूर रहो, लेकिन मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया। आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम लोग कौन हो और रूपसी को क्यों बांधा है? तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, हम वही हैं जिनकी वजह से उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया, सूटेड बूटेड, उम्र करीब 50, आंखों में सर्द चमक। रूपसी ने कांपते हुए कहा, आदित्य, यही वो आदमी है जिसने मेरे पति को मारा। आदित्य गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन नकाबपोशों ने बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। उस शख्स ने ठंडी हंसी के साथ कहा, शाबाश रूपसी, तुमने सच बोल दिया। लेकिन अफसोस, आज रात ये तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगी। आदित्य चीखा, अगर रूपसी को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको। उस शख्स ने बीच में रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें सच जानने का बड़ा शौक है ना? तो सुनो, रूपसी ने जो बताया वो अधूरा है। असल सच ये है कि वो वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि तभी कारखाने की छत पर से अचानक गोली चली। सभी लोग चौंक गए और उस अफरा तफरी में रूपसी की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। गोली की आवाज से पूरा कारखाना गूंज उठा। सभी नकाबपोश घबराकर इधर उधर भागने लगे। आदित्य ने मौके का फायदा उठाया और झपटकर रूपसी की रस्सियां खोल दी। रूपसी कांपते हुए उसके सीने से लग गई। आदित्य, मुझे लगा आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी छत से एक गोली चली और एक नकाबपोश गिर पड़ा। सभी की नजरें ऊपर उठी। वहां खड़ा था एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ। हथियार डाल दो, पुलिस ने पूरे कारखाने को घेर लिया है। वो सूटेड बूटेड शख्स बुरी तरह चौंक गया। उसने गुस्से से रूपसी की ओर देखा, तुमने हमें धोखा दिया, पुलिस को खबर दी थी। रूपसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, मैंने धोखा दिया क्योंकि मेरे पति को तुम जैसे गिद्धों ने मारा। आज तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। आदित्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मतलब तुम्हें पहले से पता था कि पुलिस आएगी? रूपसी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अकेली नहीं थी आदित्य,
जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने पुलिस को सबूत दे दिए, वो सबूत जो मेरे पति ने छुपा कर रखे थे। पुलिस ने सभी नकाबपोशों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो शख्स आखिरी चाल चलते हुए चिल्लाया, रूपसी, ये मत भूलना, तुम्हारे पति की मौत का असली राज अभी भी अधूरा है। सच जानकर शायद आदित्य ही तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर रूपसी का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य ने तुरंत उसका हाथ थामा। जो भी सच होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर आदित्य का मन सवालों से भर गया था। ऐसा क्या राज है जिसे जानकर मैं रूपसी से दूर हो जाऊंगा? उसका दिल अब भी धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। पुलिस ने सभी अपराधियों को ले जाकर कारखाने को खाली कर दिया, लेकिन रूपसी की आंखों में अब भी डर था, जैसे उस शख्स के आखिरी शब्द उसकी रूह में उतर गए हों। तुम्हारे पति की मौत का असली राज अधूरा है। सच जानकर आदित्य तुम्हें छोड़ देगा। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रूपसी, अब कुछ छुपाना मत। सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, मुझे जानना है। रूपसी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, आदित्य, मेरे पति की मौत में मैं भी शामिल थी। आदित्य जैसे पत्थर का हो गया। क्या? रूपसी ने कांपते हुए सच बताया। मेरे पति बहुत निर्दयी इंसान थे। बाहर से बड़े बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से गुनाहों का साम्राज्य चलाते थे। तस्करी, ब्लैकमेल और कई मौतों का जिम्मेदार वही था। जब मैंने उनका असली चेहरा देखा तो उनसे दूर जाना चाहा, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने पुलिस से संपर्क किया और उनके गुनाहों के सबूत छुपा दिए। उन्हें शक हुआ कि राज मेरे पास है। वो मुझे मारना चाहते थे। और जिस रात उनकी मौत हुई, उस हादसे की साजिश मैंने नहीं रची थी। लेकिन मैंने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। रूपसी जमीन पर बैठ गई, रोते हुए बोली, आदित्य, यही सच है। कानून की नजर में शायद मैं गुनाहगार हूं। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। आदित्य कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने झुककर उसके आंसू पोंछे और कहा, रूपसी, तुमने गुनाह नहीं किया। तुमने एक कैद से निकलने की कोशिश की। अगर तुम्हें उस रात बचा भी लेता तो शायद आज तुम जिंदा ना होती। तुम्हारा सच कड़वा है, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, और मैं दिल को देखता हूं, अतीत को नहीं। रूपसी ने कांपते हुए उसका हाथ थामा। मतलब तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल हो क्या? अब जब मौत और दर्द दोनों से गुजर आए हैं तो मोहब्बत को अधूरा कैसे छोड़ दूं? रूपसी की आंखों में राहत और प्यार की चमक आ गई। वो आदित्य के सीने से लग गई और उस वीरान कारखाने में अंधेरे और डर के बीच दो दिलों ने एक दूसरे के लिए जिंदगी जीने का वादा कर लिया। The end.